So we are going to start the satellite. What is satellite? Satellite is a body which revolves around a much large massive object in its orbit. ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई लार्ज मासिव ऑब्जेक्ट है और एक स्मॉल मासिव ऑब्जेक्ट है, तो ये इसके ऑर्बिट में, इसके चारों तरफ, इस लार्ज मासिव ऑब्जेक्ट के चारों तरफ अगर स्मॉल मासिव ऑब्जेक्ट इस ऑर्बिट के अंदर खुद से रिवॉल्व होता रहे, रोटेट होता रहे, बेसिकली रिवॉल्व वर्ड ज्यादा एप्रोप्रिएट रहता है, तो रिवॉल्व होता रहे तो उसको क्या बोलेंगे हम, इस स्मॉल ऑब्जेक्ट को सैटेलाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, है ना। ठीक है, फॉर एग्जांपल तो हमारे पास यहाँ पर दो तरह के सैटेलाइट होते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सो व्हाट इज नेचुरल सैटेलाइट? विच इज क्रिएटेड बाय नेचर। नेचर ने कैसे क्रिएट कर रखे हैं, जैसे अर्थ के चारों तरफ क्या रिवॉल्व करता है, मून। सो मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. So Earth is bigger object, Moon is a smaller object. So Moon should be the satellite, natural satellite of the Earth. Similarly, Sun and Earth, which one is larger? Sun. And Earth is smaller. So Earth is the natural satellite of Sun. All the remaining planets also satellite of the Sun, because all planets revolve around the Sun. So natural satellite समझ में आ गया। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, सो सच सैटेलाइट्स which are made by the human being are called artificial satellite. For example, Russian were the first who obtained or who got succeed to put the artificial satellite around the earth. ठीक है, नाम क्या था उसका, स्पुतनिक 1। ठीक है, हाँ ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए। सो स्पुतनिक 1 वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट बाय रशियंस। इन्होंने एस्टेब्लिश करी थी। ठीक इसी तरह से इंडिया ने जो एस्टेब्लिश करी थी अराउंड, ये कब करी थी, वैसे मेरी जीके कमजोर है, फिर भी 4 अक्टूबर है ना, गांधी जी के 2 दिन बाद 4 अक्टूबर, लेकिन 1857 में, सॉरी 18 नहीं, बहुत ज्यादा हो क्या, कम, 1957 में, 1957 मतलब मैं कुछ छोटी छोटी चीजें मैं अपनी तरीके से याद रखता हूँ, है ना। नहीं बेटा, वो 69 में हुए थे ना गांधी जी, तो 1869। ठीक है, हाँ, तो बस वो ऐसे रिलेशन आप लोगों को याद रखने चाहिए, कैसे याद करते हैं। फिर इसके बाद इंडिया ने एस्टैब्लिश करी थी, है ना। इंडिया ने कौन से एस्टैब्लिश करी थी, आर्यभट्ट। कब करी थी, 19 अप्रैल, और ईयर क्या था इसका उल्टा, 1975। ठीक है, 19 वो है 57 का उल्टा 75। ठीक है, 19 अप्रैल और 1975। ठीक है, तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं, क्या क्या नाम है, इनसैट 1A, इनसैट 1B, इनसैट 2B, इनसैट 1C, इनसैट 2D, इस तरीके की जो इनसैट नाम की कुछ ज्यादा ही है, जो आर्टिफिशियल, मतलब इंडिया ने ये कर दी। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के नाम क्या है, इनसैट 1A, फिर 1B, 2B, है ना, IRS 1C, इनसैट 2D, ये दीज आर ऑल्सो, ये मतलब आपकी जीके नॉलेज के लिए, फॉर जनरल नॉलेज, है ना, फॉर जनरल नॉलेज। तो ठीक है, ये चीज समझ में आती है, आप लोगों को ये याद रखना है, एक छोटी मोटी चीजें। तो ये सैटेलाइट की ये 2 टॉपिक हमारे कवर हुए। अब इसके बाद आगे बात करते हैं, तो ही नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। इसके बाद बात करते हैं हम ऑर्बिटल वेलोसिटी, और इसके ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ने के बाद हम बात करेंगे किसकी, पोलर सैटेलाइट की, पोलर एंड जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट या जियो सैटेलाइट्स या कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की। ठीक है, तो
इसके अंदर से कुछ नोट करना चाहो तो कर सकते हो डायरेक्टली। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी? सैटेलाइट हमने समझ लिया कि ऐसी बॉडी जो मच लार्ज मासिव ऑब्जेक्ट के चारों तरफ रिवॉल्व करे, उसका सैटेलाइट कहलाएगी। अब बात करें ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है? किसी भी सैटेलाइट को किसी मासिव ऑब्जेक्ट के चारों तरफ रिवॉल्व करवाने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है वो कहलाएगी उसकी क्या? ऑर्बिटल वेलोसिटी। एक ऑर्बिट में घूमते रहने के लिए जो वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है उसको क्या बोल रहे हैं हम? ऑर्बिटल वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल लेट सपोज ये है अर्थ, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, ओ पॉइंट जहां पे पूरा मास कंसंट्रेटेड है, दिस इज द रेडियस। और मान लीजिए हमने एक ऑब्जेक्ट को इस तरीके से एक लीनियर मोशन दी कि, और इस पर कंटिन्यूएशन के अंदर ग्रेविटेशन फील्ड में ही है, लेकिन इसको एक लीनियर मोशन दे दी। तो आपको पता है ये जैसा एग्जांपल, एक छोटे बच्चे का हाथ पकड़ लें, वो लीनियरली घूमना चाह रहा है, मैंने हाथ पकड़ा हुआ है, तो क्या होगा? वो सिर्फ मेरे चारों तरफ ही घूम पाएगा। तो वही बात कर रहे हैं हम कि हमने एक लीनियर वेलोसिटी दी किसी सैटेलाइट को अर्थ के लिए, और इसके ग्रेविटेशन फील्ड के कारण इस पर एक ग्रेविटी फोर्स लग रहा होगा किधर की तरफ? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट को कैसी मोशन में बनाए रखना? सर्कुलर मोशन में। तो ये इस स्मॉल एम मास और कैपिटल एम मास के बीच में जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा और इसकी जो लीनियर मोशन है, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से इसकी कैसी मोशन बनी रहेगी? कंटिन्यूअसली सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो लेट्स सपोज दिस इज द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट ऑफ स्मॉल एम मास ऑब्जेक्ट। लेट्स सपोज दिस इज द हाइट h from the surface of the earth and r is the radius। ये जो भी चीजें हमने यहाँ लिखी है इनको आप अलग से मेंशन जरूर करेंगे जब भी डेरिवेशन लिखते हैं। तो क्या? कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ, r रेडियस ऑफ द अर्थ, और स्मॉल h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। हाइट कहां से ली हमने? सरफेस ऑफ अर्थ। स्मॉल m मास ऑफ सैटेलाइट, v0 इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। जो कुछ डायग्राम बनाया और जो वेरिएबल लिए वो सारे हमने यहाँ पे सेपरेटली मेंशन कर दिए। अब हम क्या बोल रहे हैं कि इसका डेरिवेशन करना चाह रहे हैं, तो एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे ऑब्टेन करेंगे? तो आप कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे? द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय, ठीक है, क्या हो गया? एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। देखिए यहां पर देखिए, इफ m mass object, m mass satellite is revolving around the sun, sorry, revolving around the earth, revolving around the earth, then its centripetal force, बताइए सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है? हाँ भाई जल्दी बोलिए, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? एम मास का ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी v हो, v0 हो, जल्दी बताइए। r इज द इट्स रेडियस, लेट r इज द रेडियस ऑफ सैटेलाइट, r is the radius of satellite, clearly it is equal to r plus h। जल्दी बोलिए, सेंट्रीपिटल फोर्स का नहीं पता तो आज के बाद माइंड के अंदर फिट करके रखें। अगर कोई एम मास का ऑब्जेक्ट लीनियर वेलोसिटी v से r रेडियस के सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो तो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा mv²/r होता है। v इसकी कौन सी वेलोसिटी है या स्पीड है? लीनियर। r उसकी क्या होती है? सर्कुलर पाथ की रेडियस। तो माइंड में फिट करके रख लो, एम मास का ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में अगर मूव कर रहा है
जिसकी लीनियर स्पीड या टेंजेंशियल स्पीड v है, तो इसका सेंटीमीटर फोर्स हमेशा क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन r। जल्दी बताइए यहां पर सेंटीमीटर फोर्स क्या होगा, m v नॉट स्क्वायर अपॉन r, और स्मॉल r की जगह रख दें तो एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन r प्लस h। इक्वेशन नंबर 1। ये तो है एक्चुअल सेंटीमीटर फोर्स। जब भी सेंटीमीटर फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है और हमें कोई चीज डेराइव करनी होती है फिजिक्स के अंदर, ये थ्रू आउट द फिजिक्स चलेगा आपका ये कॉन्सेप्ट जो मैं बोल रहा हूं। तो सेंटीमीटर फोर्स का पहला एक्सप्रेशन आप ये लिखते हैं, फिर उसके बाद आप डायग्राम देखते हैं, उस डायग्राम में देखते हैं कि ये सेंटीमीटर फोर्स लगना किधर है, टुवर्ड्स द सेंटर। अगर ये एम मास होगा तो ये यहां पे लगेगा, तो ये सेंटीमीटर फोर्स है। अब डायग्राम में आपको देखना है कि ये सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है। तो अगर दो चार्ज होते हैं, मान लीजिए एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है। चार्जेस के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पर ऐसा कौन सा फोर्स है जो टुवर्ड्स द सेंटर लगता है और जो इस पर अट्रैक्टिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। देन ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये है एक्चुअल सेंट्रीपिटल फोर्स, और हम बोल रहे हैं कि इस सेंट्रीपिटल फोर्स को इस पूरे डायग्राम में प्रोवाइड कौन करवा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो और ये दोनों जैसे ही लिखोगे आप हमेशा इनको इक्वेट कर दोगे। ये चाहे आपका कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में हो, केमिस्ट्री के अंदर जब आप एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं तो वहां पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस यानी कि रेडियस निकालना होता है, एनर्जी निकालना होता है, उसमें आप बेसिक स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। पहले आप इलेक्ट्रॉन का मास हो गया m, इसकी स्पीड लीनियर स्पीड हो गई v, रेडियस हो गई r, mv स्क्वायर अपॉन r लिखोगे। फिर आप बोलोगे कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय किसके थ्रू, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चार्ज के कारण। तो वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है k(q1q2 अपॉन r स्क्वायर, जो आप 12th में पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि 11th की केमिस्ट्री में डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो आपको डेरिवेशन यहीं से स्टार्ट करना पड़ता है। यहां पे हमें इसका फॉर्मूला पता ही है, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1, here this centripetal force is provided by gravitational force of attraction किस किस के बीच में, between earth and satellite, which is given by, बोलिए उसका फॉर्मूला, F is equals to G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस H। ये डिस्टेंस लेंगे ना, ये डिस्टेंस हमेशा कितनी रहेगी, R प्लस H। सो R प्लस H का होल स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट द सेंट्रीपिटल फोर्स। Equation 1, 2. Since both are representing the centripetal force, therefore by 1 and 2 we get क्या मिल जाएगा, m v नॉट स्क्वायर अपॉन r प्लस h इज इक्वल्स टू g m अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। एक r प्लस h से एक r प्लस h कैंसिल आउट, स्मॉल m से स्मॉल m, एंड वी गॉट डायरेक्टली द व्हाट, ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। तो कितना आ गया हमारे पास v नॉट, पहले एक बार वापस v नॉट स्क्वायर लिख देता हूं, gm अपॉन r प्लस h। इक्वेशन नंबर 3, इसको भी बीच में यूज लेते हैं, केमिस्ट्री में भी यूज लेते हैं, फिजिक्स में भी हम यूज लेंगे, बीच में कहीं पे बताएंगे कहां पर। याद रखिएगा v नॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, gm अपॉन r प्लस h। नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं, v नॉट स्क्वायर, तो v नॉट कितना हो गया, रूट gm अपॉन r प्लस h। इक्वेशन नंबर 4, ये gm की टर्म्स में आ गया। जब भी gm की टर्म्स में आता है और अर्थ के लिए बात करते हैं
तो जीएम को हम किससे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, स्मॉल जी से, तो जी का रिलेशन जी के साथ। तो सिंस वी नो दैट, अब हम सेकेंड पोर्शन वी नॉट का एक एक्सप्रेशन इस टर्म में आ चुका है, दूसरा एक्सप्रेशन हम इन टर्म्स ऑफ जी देख रहे हैं, यहां लिख देता हूं मैं वी नॉट इन टर्म्स ऑफ जी, इन टर्म्स ऑफ जी क्या हो जाएगा साहब, सिंस स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन, तो यहां से जी एम की वैल्यू कितनी हो गई, जी आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5 से 4 के अंदर सब्सटीट्यूट करें, सो देयरफॉर वी नॉट इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच। इक्वेशन नंबर 6 वी गॉट 2 वैल्यूज। एक और कर लें, m की वैल्यू आप चाहो तो किसकी टर्म्स में भी निकाल सकते हो, डेंसिटी की टर्म्स में, ठीक है। तो थर्ड वी नॉट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ, डेंसिटी ऑफ अर्थ, सिंस क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम 4/3, डायरेक्ट लिख दो ना पाई आर क्यूब, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब रो। इक्वेशन नंबर 7 से वापस इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं 4 में, तो वी नॉट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन आर प्लस एच इंटू 4/3 पाई आर क्यूब रो, ये मिल गई। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया किसकी टर्म्स में, डेंसिटी की टर्म्स में। समझ में आएगा यहाँ तक, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर इसके बाद हम कुछ स्पेशल केसेस करेंगे, तो मुझे बता दीजिए वी नॉट की वैल्यू क्या क्या हुई है, वो यहाँ पे लिखते हैं। वी नॉट की फर्स्ट वैल्यू बोलिए, अंडर रूट आर प्लस एच। सेकेंड वैल्यू बोलिए जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच, और थर्ड वैल्यू जी अपॉन आर प्लस एच 4/3 पाई आर क्यूब रो। ये हमारे पास वी नॉट के वैल्यूज आ गए। इसके स्पेशल केस हम करते हैं। स्पेशल केस में हम क्या बोलने वाले हैं कि अगर सैटेलाइट अर्थ के बहुत पास है, अर्थ क्या है, मतलब सैटेलाइट क्या है, अर्थ के बहुत पास है, तो रेडियस के कंपैरिजन में जो हाइट होगी वो क्या होगी, नेग्लिजिबल। तो एच को हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 0, ठीक है। तो ये स्पेशल केस लेकर के आपको काम करना है इसका। तो स्पेशल केस क्या, इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, यानी कि h is less than to r, then h tends to 0। तो वहां से फॉर्मूले क्या क्या बन जाएंगे, फर्स्ट फॉर्मूला v नॉट इज इक्वल टू रूट जी एम अपॉन आर, रूट जी एम अपॉन आर। सेकेंड फॉर्मूला बोलो, रूट स्मॉल जी आर स्क्वायर अपॉन आर, तो क्या रूट जी आर बचेगा, बस रूट जी आर, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला वी नॉट इज इक्वल टू, यहां जगह नहीं है यहां लिख रहा हूं मैं, थर्ड फॉर्मूला वी नॉट जी अपॉन आर, एक आर, ये आर क्यूब है, आर स्क्वायर बचेगा, तो क्या बचेगा जी, सॉरी जी इंटू 4/3 पाई आर स्क्वायर रो। आप चाहो तो फिर फाइनली आर को बाहर ले सकते हो, आर स्क्वायर है तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। क्लियर हुआ, अच्छा। नोट कॉन्सेप्चुअल, जल्दी से बताइए एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया था, सिंस वी नो दैट v is equals to root 2gr for
h लेस देन टू 0, मतलब h वेरी क्लोज टू द, है ना। और v नॉट का फॉर्मूला क्या है? रूट जी आर. व्हाट्स द रिलेशनशिप? रूट 2 टाइम्स. तो क्या लिख सकता हूं मैं? VE इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ V नॉट. तो जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी की रूट 2 टाइम्स होती है. दूसरी चीज, अर्थ के लिए अगर आप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी निकालेंगे रूट 2 जी आर से, तो ये आएगी आपके पास 11.2. इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 11.2. ठीक है, और ये इसकी वैल्यू, इसकी हाफ लगभग 7 कितनी हो गई? 11 का हाफ कितना हो गया? 5 पॉइंट समथिंग. ठीक है, तो ये आती है, मैं बता देता हूं आपको, ये आ रही है रूट 2 हाफ नहीं, कितनी? 1.41 टाइम्स. रूट 2 का मतलब कितना होता है? 1.41. तो 11.2 को 1.4 से मल्टीप्लाई करो, कितना बन रहा है? लगभग 1.41. ये आपके वैल्यू आ रही है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड. किसकी? वी नॉट की. वी नॉट क्या है? जी आर. इसकी वैल्यू आ रही है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, और ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. किसकी बात कर रहे हैं? अर्थ की. ठीक है, हर एक प्लेनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी और उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी. क्यों? क्योंकि हर एक की ग्रेविटी डिफरेंट होती है, रेडियस डिफरेंट होती है. क्लियरली सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं कर रही है ऑर्बिटल वेलोसिटी किसी भी फॉर्मूले में. इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट. इवन अगर हाइट कंसिडरेबली आपने अच्छी खासी ले रखी है तो हाइट पर भी. ठीक है, क्योंकि मेन फॉर्मूले ये है हमारे पास. सो हाइट पर डिपेंड करती है ऑर्बिटल वेलोसिटी, और प्लैनेट जो आपने कंसीडर किया है, जैसे हमने अर्थ कंसीडर किया है, तो उसके मास पर डिपेंड करती है और उसकी रेडियस पर डिपेंड करती है. कितनों को समझ में आ गया यहाँ तक सब कुछ? कौन सा?